इसमें साहब, शबरी साहब, आप दोनों ने कोशिश की, उस वक्त भी ज़ाहिर कहा जा रहा था कि कोशिश आपकी सही डायरेक्शन में है, पार्टी से सपोर्ट नहीं मिली आपको। शबरी साहब के साथ क्या हुआ उन्होंने खुद बताया, आपके साथ क्या हुआ आवाम ने देखा। नाउ एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, IMF को भी यकीन दिलाया जा रहा है, कौम को भी यकीन दिलाया जा रहा है, और इस कौम को बार बार यकीन दिलाया गया और IMF को भी। क्या इस दफ़ा आपको लग रहा है कि वाकई ये हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या बस एक और उम्मीद ही दिलाई जा रही है? एक फ़र्क ये है इस दफ़ा कि पिछली दफ़ा जब हमने ये डाला था 41 अरब रुपए का और बाद में 27 अरब रुपए का, तो IMF की रिक्वायरमेंट नहीं थी। IMF ने आपको एक टैक्स हदफ दिया हुआ था, हमने इसके अंदर ये डाल दिया था। अब ये IMF की रिक्वायरमेंट है, तो अब IMF इससे पीछे नहीं हटेगा। और मैं सच ही बता रहा हूँ कि उस वक्त भी ये हो सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये 1-2 दिन की परेशानी की बात है और उसके बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अब कर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अब कोई जाने का रास्ता नहीं है। जितनी तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप टैक्स लगा सकते थे आपने लगा लिया। अब आपने 3 तबकात को छोड़ा हुआ है, एक ज़रूरी इनकम को छोड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी को छोड़ा हुआ है। ये दोनों के ऊपर सूबा इसलिए टैक्स नहीं लगाता कि उसके पास वाफर पैसे हैं, और सर्विसेज के ऊपर हुकूमत टैक्स नहीं लगाती। ये 3 को अब छोड़ नहीं सकते आप। ये ज़्यादती होगी, मुल्क के साथ ज़्यादती होगी अगर आप इनको छोड़ देंगे अब। और मगर जो एक सियासी इम्पैक्ट होता है वो आपने खुद ने देखा है, जो प्रेशर आया था वो ज़ाहिर इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ी था जिसकी वजह से आपको पीछे हटना पड़ा, वो सियासी प्रेशर था। वो ऐसे हालात आपको नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर पॉलिटिक्स भी आप समझते हैं कि जिसकी वजह से अब ये हो सके? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना होने की। अब अगर IMF इंसिस्ट कर रहा है कि ये करो, देखो लास्ट टाइम हमने बहुत कोशिश करी, मैंने और शहबाज शरीफ ने, कि 35% तक इनकम टैक्स को ना ले जाओ सैलरी क्लास के ऊपर, और लाख रुपए के ऊपर ना शुरू करो इनकम टैक्स। लेकिन क्योंकि हफीज़ शेख साहब ने उनकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रॉमिस कर दिया था, तो वो उनके लिए भी एक अना का मसला हो गया था, तो हमको ये करना पड़ा। हालांकि मैंने बहुत सारे इनको अल्टरनेट टैक्स बताए थे। अब मेरे ख्याल से क्योंकि इनको भी समझ है IMF को कि इतना बड़ा सेक्टर, जो शबज भाई ने अभी बात भी करी थी, इतना बड़ा टैक्स नेट के बाहर है, तो ये काम नहीं हो सकता। उस वक्त जब मैंने नंबर लिए थे तो 22.5 लाख, कराची को छोड़ के जो NTDC के सिस्टम में 22.5 लाख दुकानदार थे, उसमें से 30,000 सिर्फ इनकम टैक्स देते थे। तो बाकी 22 लाख और 20,000 को अगर आपने इस्तिस्ना दे रखी है, तो ये मुल्क कैसे चल सकता है फिर? शबरी साहब, आपका तो ज़ाहिर एक बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस है, बाकायदा तौर पर ISI के दफ्तर में बुलाकर DGC के सामने ट्रेडर्स ने फिर भी डट गए वो, और ज़ाहिर सियासतदान या सियासी वर्कर या कोई सहाफ़ी हो तो शायद उठा लिया जाता, उठाए भी नहीं गए वो। तो इतना सख्त उनकी तरफ से बात की गई और शट डाउन कर देते हैं, प्रेशर करते हैं वो, तो किस तरीके से आपके ख्याल में हो सकता है पॉसिबल? देखिए, मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है। पहली बात तो ये कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं थे जो हमारे IMF की पोजीशन है। अब एक्चुअली हमारे पास टैक्स में स्पेस नहीं है। हम इंडिविजुअल के टैक्सेस को भी, कंपनी के टैक्सेस को भी उस जगह पे ले गए हैं जहाँ पर अब हम उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा खौफ जो होता है ना, आपस की बात है, वो ये है कि इनके पास शटर पावर है। सपोज़ करें मैं इनको कहता हूँ कि आप टैक्स दें, और वो एसेंशियल कमोडिटी की शॉर्टेज कर देते हैं, दूध, गोश्त, दाल, सब्ज़ी। तो आप ही कल कैमरा लेके चले जाएंगे कि देखें जी शब्बर साहब ने दुकानें बंद करवा दी, दूध नहीं मिल रहा बच्चों का। अब अगर आपने ये काम करना है शाहजेब, तो कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये आपका मीडिया का काम है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि सर ये ज़रूरत मिफ्ता की या शब्बर जैदी की नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो कि एक आदमी 35% टैक्स दे रहा है और एक आदमी तकरीबन 0% दे रहा है। आप बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी की, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि नारकली में दुकानें कितनी हैं? ये तो टैक्सेबिलिटी तो बात की बात आएगी ना। ये आजम क्लॉथ मार्केट में दुकानें कितनी है, हमें तो ये भी नहीं पता। हम FBR के पास ये डेटा नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं, आप सिर्फ आजम क्लॉथ मार्केट छोड़े, बोरी बाजार में कितनी दुकानें हैं, कितने आउटलेट्स हैं, हमें नहीं पता। आपको मैं एक मिसाल दे सकता हूँ, जब बांग्लादेश में ये रिटेल में टैक्स लगा था, उस वक्त वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो सैफुर रहमान साहब थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्होंने 15 दिन हड़ताल की थी बाजारों ने, 15 दिन। आप मुझे बताइए शाहजेब साहब, हमारा मीडिया, हमारी सोसाइटी एक दिन हड़ताल अलाउ करेगी बाजार बंद करने का? ये है मसला पाकिस्तान का। क्यों डरता है शहबाज शरीफ साहब, क्यों डरेंगे बेचारे? इसलिए डरेंगे कि वो कहेंगे यार बाजार बंद हो गया, जैसे ही शहबाज शरीफ आए बाजार बंद हो गया। यही मुझे खौफ था, यही शायद इसको भी खौफ हो, और हमें अब इसको लगे। मगर जिस तरह मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, जब एक्सचेंज कंपनी वालों को एक साहब ने बुला के कहा था कि एक्सचेंज रेट हैज़ टू बी लाइक दिस, मीटिंग फिनिश्ड, याद है आपको? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। अब आपको शायद ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़े
किसी और के साथ। और ज़ाहिर उस ज़माने में फिर एक्सचेंज कंपनीज के लिए भी रेगुलेशंस लाया, स्टेट बैंक ने काफ़ी सारे इकदाम किए और अब हमें नजर आता है ना कि जो करेंसी मार्केट में एक पैनिक था वो नहीं है, ठीक हो गया ना, काफ़ी टाइम से क्यों हुआ, सख्ती करनी पड़ी है थोड़ी सी। और मगर एक और मसला जिसकी शब्बर जी साहब ने भी बात की थी वो स्मगल्ड माल का है कि जी इतना सारा स्मगल्ड माल है कि आप उन्हें टैक्स रेट में लेके आए तो वो कहते हैं हमारी जो सोर्स है जिसके थ्रू हम लेके आ रहे हैं, कपड़ा हो या फिर गोल्ड के लिए आपने बात की थी कि ज्वेलरी वाला कहता है कि मैं बताऊंगा कैसे मैं स्मगल करके गोल्ड लेके आ रहा हूँ, तो आगे मैं फिनिश प्रोडक्ट पे कैसे, ये कैसे मामला हल होगा? देखिए ये जो है ना, एक दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी स्ट्राइक पाकिस्तान में हो सकती है। जब MQM कराची में एकदम अपनी उरूज पे भी थी ना और स्ट्राइक करती थी तो शाम को दुकानें खुल जाती थी। दुकानदारों को भी पैसे कमाने होते हैं, इतनी यूनिटी नहीं होती है, जो कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, बाकी दुकानें खुल जाएंगी। एक तो ये। दूसरा जो मैंने प्लान किया था, मैंने सोने वालों को अपने पास बुलाया, मैं कहा भाई तुम्हारे पास कितना टैक्स लगता है? उन्होंने कहा 17% सेल टैक्स है। सोने के ऊपर कोई 17% सेल टैक्स नहीं देगा, उस ज़माने में 17 था या आज 18 है, वो नहीं देते। और उसके बाद उनके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर भी 20% था और उसके बाद इनकम टैक्स था, जबकि उनको 3% खर्चा आता है। ये पेशावर से काबुल के थ्रू सोना स्मगल हो गया आता था, दुबई से कराची के पोर्ट से नहीं आता, ये इस तरह आता है। तो मैंने कहा अच्छा यार 3% तुम स्मगलिंग पे खर्च करते हो, मुझे 4% दे दो, हलाल कर लो। तो उस पर वो रेडी हो गए थे। हमने कोशिश की थी कि हमने कार डीलर से अलग डील करनी थी, फर्नीचर वालों से अलग डील करनी थी, सोने वालों से अलग डील करनी थी, फैशन हाउसेस से अलग डील करनी थी। इनसे अलग अलग डील कर ले तो उनके रिटेलर्स के पावर टूटते हैं और फिर छोटे रिटेलर्स को उसके ऊपर आप जो है वो 3,000 रुपये, आप 4,500-5,000 रुपये आप उसको यूनिफॉर्म टैक्स लगाते हैं। दूसरी बात याद रखें कि कितना बिजली का बिल बढ़ा है कि जिसको 15, 20, 25 रुपये यूनिट मिलता था उसको आज आप 60 रुपये यूनिट दे रहे हैं कमर्शियल दुकानदार को, तो फिर भी वो ले रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आप इस पर टैक्स भी लगा सकते हैं। मतलब मेरा ये जो सोच है वो ये था कि मईशत का हर हिस्सा टैक्स दे। और जहाँ तक स्मगल गुड की बात है तो देखें यार, एक मरतबा ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में गुड्स आ जाते हैं ना, दैट्स टू लेट। आपको उसको रोकना है बॉर्डर पे और एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। दिस इज़ द जॉब ऑफ कस्टम्स एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू स्टॉप इट एट द बॉर्डर। अगर आपने मतलब इस वक्त डीजल है वो आता है आधे पाकिस्तान में, या अफगान ट्रांजिट की ट्रेन, ये चीज़ें आपको बॉर्डर पे रोकने की है। एक मरतबा शहर में आ जाए फिर आप पकड़ा पकड़ी शुरू कर देंगे तो बड़ी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टनिटी और बेचैनी फैल जाएगी। और इस वक्त जो है एग्रीकल्चर का भी आपने बताया था कि क्या आपका एक्सपीरियंस था, शामिल कुरैशी की सरबराही में तमाम जमातों के लोग आ गए थे, आरती की आपने साहिब, ये पॉसिबल हो पाएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर आगे बढ़ें और कम से कम एग्रीकल्चर पर भी इनकम एक बेसिक बनाते कि जी फार्मर नहीं मुतासिर होगा, बड़े लैंडलॉर्ड मुतासिर होंगे? हो पाएगा? देखिए ना, आज एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर एक मार्केट कमेटी होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकती हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन जब मैं BR था वो ये था कि मार्केट कमेटी के अंदर सिर्फ 4 आइटम बिकती हैं, बाकी सारी मार्केट के बाहर बिकती है क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा कि वो अपनी बेसिक कमोडिटी की मार्केट, जो मार्केट कमेटी का सिस्टम है उसको पूरी तरह इन्फोर्स करे। हमारे यहाँ टैक्स जो है ये एक अर्बन सब्जेक्ट है, देहात में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इनकम टैक्स दे, लेकिन वो तो ये समझते हैं कि ये देहात में जो बिक रही है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का हिस्सा है। तो हमें टैक्स के सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। छोटे छोटे शहरों में टैक्स अफसरान को जाके बताना पड़ेगा भाई टैक्स भी कलेक्ट करना है। यहाँ हज़ारों दुकानें हैं, अब गुजरांवाले में भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दुकानें होंगी। अब गुजरांवाला कोई गाँव नहीं है या शेखुपुरा कोई गाँव नहीं है। तो हमें ये पूरा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें शाहजेब हमें मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस वक्त ट्रेड, चाहे आड़ती की हो चाहे वो रिटेलर की हो, वो मैपिंग होनी चाहिए। गूगल से करें किसी आज पाकिस्तान में क्या साइज़ है इस ट्रेड की बिजनेस का, और फिर जब आप उसको सेटल करेंगे तो फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी। अहम बात यह है कि इस वक्त पैनिक नहीं दिख रहा है। एक ऐसा टाइम था कि पैनिक नज़र आ रहा था, करेंसी मार्केट में पैनिक था, नहीं समझ में आ रहा था इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे। फरवरी के नंबर अच्छे आए इन्फ्लेशन के, अच्छे तो नहीं है मगर कम से कम उसमें डिक्लाइन नज़र आया। आगे जाके एक्सपेक्टेशन है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, एक्सपेक्टेशन है कि शायद करेंसी इसी स्टेबिलिटी होगी, पैनिक नहीं नज़र आ रहा है। कम से कम ये आपको लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान की हुकूमत और IMF की, क्योंकि आपने डील किया है IMF के साथ, एक केमिस्ट्री इन दोनों के दरमियान ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, आगे जाके प्रोग्राम भी हो जाएगा और कोई ऐसे खतरात नहीं है कि जिसकी वजह से पैनिक हो? नहीं, बिल्कुल आई थिंक के ख़तरात से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। और फरवरी के नंबर एक्चुअली अगर आप देखें तो फरवरी टू फरवरी 21% है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन फरवरी जनवरी के ऊपर से 0% है, 0.03। तो इससे अच्छा नंबर नहीं हो सकता। और अगर ये 2-3 महीने और चल गया तो आपका यहाँ शरह सूद भी कम हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह ग्रोथ भी आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो आपने बात की कि जब आपने ये एक्सपेक्टेशन तोड़ दी कि रोज़ डॉलर बढ़ रहा था और जब सब लोग अपने पैसे जो थे, रुपए जो थे वो डॉलर में करवा रहे थे, अब जब ये बात ख़त्म हो गई है तो इस वक्त स्टेट बैंक डॉलर ख़रीद रहा है,
और इंपोर्ट के ऊपर कोई कदगन मुझे तो कम अज़ कम नहीं नज़र आती कि कोई कदगन हो, कोई शाज़ व नाज़र कोई एक आध चीज़ रोकते होंगे। पेमेंट्स में कुछ इन्होंने ताख़ीर की हुई है, बिल्कुल वो भी आहिस्ते आहिस्ते कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त डॉलर की जो है मार्केट स्टेबल हो गई है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है और दिस इज़ अ गुड टाइम। और IMF से देखें, दोनों जो पिछली मरतबा ये स्टाफ एग्रीमेंट हुए, इस बार जो औरंगज़ेब साहब के साथ हुआ और पिछला जो शमशाद साहब के साहिबा के साथ हुआ, ये दोनों एक दिन जिस दिन IMF गया उसके दूसरे दिन उन्होंने प्रेस रिलीज़ कर दी, तो बड़ी खुश उसलूबी से हुआ है। ये जो प्रोग्राम शहबाज शरीफ ने पेरिस में किया, ये भी 3-4 दिन में हो गया था और मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी इन्होंने बातें शुरू कर दी हैं और अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह अगर जून के अंदर हो जाता है, जून के बजट देखने के बाद IMF करेगी प्रोग्राम मोस्ट लाइकली, तो ठीक हो जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इनकम सूबे के पास नहीं होनी चाहिए, इसको भी आप वफाक में दे दें ताकि ये कोई स्केप ना कर सके, इवेड ना कर सके। लेकिन इसके ऊपर मैं अब भी ये समझता हूँ कि फिक्स टैक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए और 12 एकड़ आप छोड़ दें पहले किसी भी शख्स के, ताकि आप गरीब लोगों के ऊपर या गरीब किसान के ऊपर टैक्स ना लगाएं, लेकिन जो मुतवासर तबके से हैं या अच्छे किसान हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं। फिक्स का कह रहे हैं, इनकम की मुखालफत करें इसलिए करें कि हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, कुछ और बात। इनकम टैक्स है, लेकिन क्यों इतना उसमें डालना कि भाई आप उसको बोल दें यार तुम 10,000 रुपये फी एकड़ दे देना पहले 12 एकड़ छोड़ने के बाद, तुम्हारे पास 50 एकड़ की अराजी है तो तुम 3,80,000 रुपये दे दो, खत्म हो गई बात। शहबाज साहब, ज़रा बात हो रही थी जब अगस्त सितंबर में पिछले में कि दिसंबर शायद मुश्किल से पाकिस्तान निकाल पाएगा, फिर डिफॉल्ट के खतरात पैदा हो जाएंगे, रीपेमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं, ग्रोथ नहीं है कोई अच्छी, 2 से 3% के दरमियान स्टेट बैंक भी कह रहा है, मगर करंट अकाउंट सरप्लस हमने एक और दिया फरवरी में, $1 अरब से भी कम इस वक्त 8 महीने का करंट अकाउंट खसारा है, डिफॉल्ट के खतरात की बात नहीं हो रही है, करेंसी मार्केट में पैनिक नहीं है, मगर रिजर्व हमारे फिर भी अभी तक कम है। हम उस फेज से निकल गए कम से कम कि पैनिक की सूरत हाल, और IMF से साथ आपने भी डील किया है, एक ऐसा है कि अगला प्रोग्राम भी आसानी से हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, मैं तकरीबन मुझे 100% यकीन है। और शाहजेब देखिए, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 14 अगस्त 2021 को जब काबुल फॉल हुआ था तो इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था जो पसंद नहीं किया गया था और जिसके बहुत सारे असरात आए। उसके बाद से जो पाकिस्तान का प्राइमरी लेंडर है या पाकिस्तान का प्राइमरी लेंडर का सपोर्टर है, उसके साथ हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होके अब आहिस्ता 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 आके उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं। कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि औरंगज़ेब साहब ने कागज़ भेजा, वो शाम को साइन होके आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैं उसी कागज़ को मैं कह सकता हूँ कि ये कॉमा सही करो, फुल स्टॉप सही करो, ये करो वो करो, और अगर मेरा आपके साथ ट्रस्ट गैप ब्रिज हो जाता है तो वो फिर आप उसको चीज़ें कर देते हैं। और ये जो गवर्नमेंट, पता नहीं लोग मेरी बात को अच्छा नहीं समझते या समझते हैं, मैंने ये बात कही थी कि अगर सियासी सेटअप में कोई चेंज आता भी है, कोई अगर आता भी है विद इन हाउस कोई चेंज आता भी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर सेम रहेगा। अभी भी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें, ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें कि अगर कोई सेटअप सियासी चेंज आएगा तो ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा। वो फाइनेंस मिनिस्टर पर भी कमेंट कीजिएगा। मुफ्ती साहब, एक अजीब सूरत हाल हमने देखी है कि हफीज शेख साहब थे, वो IMF से डील करे थे, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि जी बड़े हालात ख़राब है। शौकत तरीन साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बड़ी आसानी से करता था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी तो अजाब बन गया है, IMF बहुत सख्त रवैया है IMF का। आप आए, आपने कहा कि जी क्रेडिबिलिटी के हमारे इशूज़ क्रिएट हो गए पाकिस्तान के, मुश्किल है ज़रा IMF का रवैया, मगर हो गया। मगर फिर डार साहब आए, डार साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादती हो रही है और उन्होंने तो कोई साजिश की बात भी की। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, बड़ा आसानी से मामला हो गया। ये क्यों फाइनेंस मिनिस्टर टू फाइनेंस मिनिस्टर चीज़ें बदल रही हैं, हमारे कोई मसाइल है? नहीं, आई थिंक हमारे मसाइल हैं। ये औरंगज़ेब साहब से भी हुआ है और शमशाद साहिबा से भी आसान हुआ है। हाँ, उनसे तो देखिए, सच्ची बात यह है कि ये फ्रंट लोडिंग वाली बात पे भी मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा कि अभी भी IMF जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा हमारे ऊपर कि हम रिफॉर्म्स कर लेंगे। हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें कर लें। तो ये फ्रंट लोडिंग जो है वो रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि आप जो है वो निचकारी का प्रोसेस शुरू करें, आप NFC अवार्ड के अंदर जो है उसकी कमेटी कम से कम बनाएं, उस पर रिव्यू की मसला शुरू करें और पहले 2-4 रिव्यूज़ के अंदर इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ये डालेंगे और डालना भी चाहिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। अगर आप इस मुल्क के अंदर NFC अवार्ड को चेंज नहीं करते, इस मुल्क में निचकारी नहीं करते और 2-4 और रिफॉर्म्स नहीं करते, तो फिर कुछ भी कर लें आप IMF से, आप इधर ही खड़े रहेंगे। मतलब क्योंकि आपके खसारे इतने बड़े होंगे कि आपको नोटें छापनी पड़ेंगी, आपकी महंगाई बढ़ती रहेगी, ग्रोथ नहीं आएगी। तो आपको ये बेसिक रिफॉर्म्स करने होंगे। अगर हम बालिगों की तरह खुद ये फैसले कर लेते तो शायद आज हमको IMF के बार बार दहलीज पे खड़ा नहीं होना पड़ता, लेकिन हम ये को फैसले नहीं कर सकते, तो ये करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट होना है
और हम नहीं चाहते पाकिस्तानी मिनासल कौम, तो IMF भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। वो भी चाहता है कि पाकिस्तान सक्सेसफुल हो। उनकी भी लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं IMF की पाकिस्तान के अंदर, उनके पर्सनल ज़ाती इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता है, आपको विलिंगनेस शो करनी है कि हम रिफॉर्म्स कर सकेंगे। अगर आप ये विलिंगनेस शो कर रहे हैं तो सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, IMF को भी पता है, उनको पता है कि टैक्स जमा करना आसान नहीं हो, तो वो 180 मुल्कों से डील करते हैं। उनको पता है कि पहले दिन हर चीज़ सही नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये इंटेंट नज़र आना चाहिए। तो जब वो वज़ीर ख़जाना से मिलते हैं और उनको ये इंटेंट नज़र आता है, खा वो औरंगज़ेब हों या शमशाद साहिबा हों, जब उनको ये इंटेंट नज़र आता है कि उसकी सोच सही है, वो रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है, तो फिर मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जब उनको ये डर लगता है, हरफी शेख की भी है कि जब उनको ये डर लगता है, जब शौकत तरीन साहब ने एक एक्सपेंशनरी बजट दे दिया था, फिर नवंबर में उनको भाग के जाना पड़ा, जब उनको ये डर लगता है कि यार ये फाइनेंस मिनिस्टर ही गलत सोच रहा है, कि फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहा है नहीं मैं ग्रोथ ले आऊँगा, वो कोई मसला नहीं है, तो फिर जब उनको डर लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये सोच रहा है, तो फिर वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा डालते हैं। लेकिन जब इनको लग रहा है कि मिनिस्ट्री खुद सही सोच रही है, तो फिर मसला कम हो जाता है। शेख साहब, आपने 2021 में गालिबन कह दिया था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं और आपको डिफ़ॉल्ट का खतरा दिख रहा है। उस वक्त आप पे बड़ी तनकीद हुई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि जी क्यों डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। फिर वो खतरात आए और ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। बट जब आप ये कहते हैं गोइंग कंसर्न नहीं है, अब है ऐसा है कि हम चीज़ें यहाँ से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, हम सिर्फ मरहम पट्टी करके इस तरह आगे चल सकते हैं। मैं दो चीज़ें हैं ना, एक तो बिल्कुल आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कोई एक्चुअल इंसिडेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, वो नहीं होगा कभी। मगर अगर आप मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात अच्छे हो गए, तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूँगा। ये नहीं हो सकता किसी मुल्क के अंदर कि 10,000 बिलियन का 9,500 बिलियन का रेवेन्यू हो और उसमें से 8,500 या 8,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट हो। हम इस इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। हम इस NFC अवार्ड के सिस्टम के साथ हमें इसको दोबारा देखना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि फाइनली इस मुल्क में रिफॉर्म्स होंगे। दोनों हजरात जो बाकायदा तौर पर देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में काम होता रहा है, फिर काम नहीं होता है, दावे हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, मगर फेस्टो पर अमल दरामद